चलो बेटा, कल कहाँ तक हो गया था आपका? क्यूरी टेम्परेचर बताना था, क्यूरी लॉ हो गया था ना? लिखिए बेटा जी, लाइए। SHM पे बेटा, अभी SHM फिलहाल आगे बताएंगे भी। कंडीशन डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0 द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर पूरा कंप्लीट टाइम इंटरवल जो लग रहा है, जितने टाइम में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे जहाँ से चला फिर वहीं पहुँचेगा तो एक टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका जो डिफरेंशियल क्वांटिटी मिलेगी वो क्या बना देंगे आप, 0 को इक्वेट कर दीजिए। तो ये आपकी फैक्टर इधर का, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक, और हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू वहाँ पर 0 करना, तो ये वैल्यू आप उधर की तरफ क्या करिए, आप शिफ्ट कर दीजिए। तो वैल्यू a2 पाई इंटू क्या रूट के वैल्यू बराबर आएगी। जब अभी SHM पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाएगा। ठीक है, अब इधर जितना हो गया उसको कर डालिए, जो आगे SHM, क्योंकि SHM का अलग कंडीशन बन जाती है, तो वहाँ जब बताएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। क्या लिखा था बेटा कल? क्यूरी लॉ हो गया था, क्यूरी टेम्परेचर आपको करना था। क्या क्यूरी टेम्परेचर, इसी को TC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हेडिंग करें क्यूरी टेम्परेचर, किससे, TC से आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो लिखिएगा क्यूरी टेम्परेचर, लिखिएगा द टेम्परेचर अबव, द टेम्परेचर ऑन कर दिए हैं, द टेम्परेचर अबव विच TC से क्यूरी टेम्परेचर है बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, TC से। क्यूरी टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TC से कर रहे हैं। तो लिखेंगे द टेम्परेचर अबव विच, the temperature above which a ferromagnetic substance, temperature above which a ferromagnetic substance behave like a paramagnetic substance, behaves like a paramagnetic substance, behaves like a paramagnetic substance are called Curie temperature, are called Curie temperature। एक तो डेफिनेशन इसके टर्म में देते बेटा, द टेम्परेचर अबव दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड Curie टेम्परेचर। दूसरा हम लोग कह लेते बेटा, विंडो बंद करो बेटा। सेकेंड कंडीशन, द मिनिमम टेम्परेचर अप टू विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मेंटेन और बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक, मतलब जिस टेम्परेचर तक आपका क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अपने क्या बिहेवियर को मेंटेन रखते हैं। ठीक, जिस टेम्परेचर तक अपने बिहेवियर क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कह लेंगे, क्यूरी टेम्परेचर कह लेंगे। या तीसरा कह सकते हैं जिस टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिससे अबव करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में, तो उसे आप क्यूरी टेम्परेचर कह लेंगे। तो अलग अलग टाइप का उसको डिफाइन करते हैं। आर करके एक लिख लीजिए, और आर करके लिख लीजिएगा, लिखे द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, minimum temperature at which a ferromagnetic substance, the minimum temperature at which a ferromagnetic substance is converted into minimum temperature at which a ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance, हो गया। कन्वर्टेड टू किसमें बेटा,
पैरामीट्रिक सब्सटेंस आर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, आर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इसका नाम क्या दिया? क्यूरी टेम्परेचर, कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। आगे लिखेंगे। और जो हमारे डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे बेटा, उनके लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी आपकी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट जो मटेरियल्स होंगे उनके लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट। तो लिखिएगा फार डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह लो, सब्सटेंस कह लो, कुछ भी कह लो, फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर्स आर डिफरेंट। तो जो वैल्यू होगा क्यूरी टेम्परेचर का वो हमारा कैसा होता है बेटा? डिफरेंट होता है, आर डिफरेंट। जो डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनके लिए जो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होगी बेटा? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे आप? अलग अलग लिखेंगे, डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये केस आपका होता है, उसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या? क्यूरी टेम्परेचर कह लेंगे। ठीक है, इसे नाम देंगे क्या? क्यूरी टेम्परेचर कह लेंगे। समझ गया? चलो देखो बेटा, अब लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख लो। लाइक फॉर निकल TC इक्वल टू 358 डिग्री सेंटीग्रेड, 358 बेटा। निकल के लिए लिख लीजिएगा फॉर निकल TC की जो वैल्यू होती है 358 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ध्यान रखेंगे, केल्विन में नहीं, किसमें है? डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप 358 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे तब जाके निकल फेरो से कन्वर्ट होगा किसमें? पैरा में। ठीक, इसी तरह से जब हम लोग आयरन की भी बात करते हैं बेटा तो उसका 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 770 इसका आयरन। ठीक, लिख लीजिए फॉर आयरन, दूसरा लिखो फॉर आयरन Fe TC इक्वल टू 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 770 आयरन के लिए कितना हो गया? आयरन के लिए जब TC की वैल्यू लिख रहे हैं 770 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये कह सकते हो निकल के रिस्पेक्ट में आयरन को हाई टेम्परेचर तक हम लोग क्या वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, किस पे? एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह से कोबाल्ट आपका होता है CO। ठीक, तो उसके लिए जो आप वैल्यू लिखते हैं 1120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, 1120, मतलब और हायर टेम्परेचर पर अगर आप यूज़ करना हो तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? कोबाल्ट के लिए आपके जो वैल्यू होती है 1100। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा लेते हैं। तो ये आप डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक, हो गया? तो ये केस आपका होता है, इसके बेस आप दिखा देंगे क्या होगा। ठीक है, इसी को हम लोग यानी सडनली जो क्यूरी टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर आप राइज करोगे सडनली फेरोमैग्नेटिक विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक क्या है मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही क्या करेंगे आप? किसको? टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर से राइज करेंगे, मतलब क्यूरी टेम्परेचर कन्वर्जन टेम्परेचर है जहाँ पे वो चेंज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे क्यूरी-वीज लॉ। हनुमान जी आ गए। CURI क्यूरी-वीज, WEISS वीज लॉ, क्यूरी-वीज लॉ। WEISS वीज लॉ, क्यूरी-वीज लॉ, CURI क्यूरी-वीज लॉ लिखिएगा। देखो, जब क्यूरी टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो देख जो आपका हम लोगों ने क्यूरी लॉ पढ़ा था, ठीक, साई की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, वो वेरी कर जाता है।
तो वहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस टी सी। टी माइनस क्या कर लेते हैं, टी सी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो आपका क्या क्यूरी ला था वो किसके लिए अप्लीकेबल था, फेरो की पैरा। हाँ, क्यूरी ला इज अप्लीकेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ ना। पहले आते थे नहीं, बहुत दूर हो गए, कम से कम 4 महीने। आशीष शुक्ला कौन था? ये थे पढ़ने में अच्छे थे, 500 कुछ नंबर पाए थे। अच्छा, शोरूम जो, हाँ, तो कुछ ही हमें लगता है 1 आध महीने आए थे। 6 महीना चला, समझ लीजिए 4 महीना नहीं है। 1-2 महीने आए थे स्टार्टिंग में ना, वो भी रेगुलर ही रहते थे। हाँ, लेकिन नोट्स सर बहुत पूरा था। नोट्स हमसे बराबर भी 1 महीना पहले छोड़े मांगना, नोट्स पूरा करते थे। नोट करके क्या करेंगे जब समझेंगे नहीं यार, नोट तो किताबों में बहुत कुछ है। हाँ, वो तो है। गार्जियन हैं ऐसे होता है, घर से निकलते हैं। आने की ये है, जबकि ठीक ठाक पढ़ने से अगर मेहनत करते तो निकल जाते, रेगुलर रहते तो पक्का है निकल जाते। 5 नंबर पाए थे, हम लोग 100 नंबर काफ़ी अभी लगेंगे। वही कह रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा एक लेवल पे आता तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, तो हम सब विद्वान हो गए, पता लगा उसी चक्कर में जो आता जाता रहता है वो भी चला जाता है। ऐसे पिछले बैच में एक कोई जहीर खान करके बच्चा था, ठीक, वो भी पढ़ने में अच्छा था, लेकिन जैसे जनवरी आई उसके बाद पंख उड़ने लगे, फिर गायब। पता लगा उसके पहले वाले साल में 400 कुछ नंबर पाया था, ठीक, और उस बार पता लगा 300 कुछ पे चलेगा। कंडीशन यही रहता है ना, जबकि लेवल उसका मेंटेन हो रहा था। टेस्ट वगैरह जब हुए थे तो फिर ठीक बढ़िया परफॉर्मेंस था और बताता भी था, लेकिन वही है कि ठीक है, उनके 2 एक मित्र थे, कहेगा हम लोग सेल्फ पढ़ेंगे, पढ़िए तो ठीक है, लेकिन पढ़िए तब ना। प्रॉब्लम ये होता है कि क्लास छोड़ के सोचते रहो सेल्फ, लेकिन सेल्फ आप मैनेज कर पाइए तो ठीक है, ठीक, कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाइए। पता है 4 दिन कंटिन्यूटी, 4 दिन घूमने जा रहे हैं, 4 दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 दिन बाद वो मित्रों के यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो ना साहब इधर के हुए ना उधर के हुए, जबकि कंटिन्यू रहा होता बच्चा वो निकल गया होता। चलो देखो, क्यूरी बीजला लिखिएगा, एट टेम्परेचर एबव, क्यूरी बीजला में लिखिएगा एट टेम्परेचर एबव क्यूरी टेम्परेचर, एट ए टेम्परेचर एबव क्यूरी टेम्परेचर, at temperature above Curie temperature, the magnetic susceptibility at temperature above Curie temperature, the magnetic susceptibility of ferromagnetic material magnetic susceptibility of ferromagnetic material is inversely proportional to T minus Tc, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस Tc। हाँ, हमने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे, ठीक है, कि जो आपका क्यूरी लॉ जो था वो किसके लिए अप्लीकेबल था, पैरामैग्नेटिक। वहीं देखो जहाँ पे आप लोगों लिखा है उसके नीचे लिखा था इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक। कहाँ पे पलट ये दिखाइए ना बेटा, कहाँ जहाँ पे क्यूरी लॉ में लिखा था ना, ये क्यूरी लॉ था बेटा, ये क्यूरी टेम्परेचर यहाँ है, क्यूरी टेम्परेचर टेम्परेचर इसमें हमें ला बनाना, ठीक। मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा है ना, तो वो किसके लिए अप्लीकेबल होता था डायरेक्ट बेटा, किसके लिए,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता था, फेरो के लिए नहीं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए अगर हमें यूज़ करना वो भी एबव, क्योंकि वो पैरा जैसे तभी काम करेगा जब कहाँ पे होगा, एबव किस पे, क्यूरी टेम्परेचर होगा। तो उस केस में उसका बिहेवियर पैरा जैसे होगा, लेकिन उस केस में जो टेम्परेचर आपका कब पैरामैग्नेटिक आया बिहेवियर, जब TC से एबव टेम्परेचर, तो अंतर तो वही आएगा ना T माइनस TC का। तो लिखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC, दैट इज साइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस कितना TC। साइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस क्या होता है TC, या साई इक्वल टू C अपार T माइनस TC। C वही हो गया क्यूरी, हाँ क्या, अरे साई लिखो, साई मतलब अब साई हम लिखना चाहो हम लिखो, साई लिखे थे हो गया। तो इसी को हम लोग क्यूरी वीज ला कह लेते बेटा। वो क्यूरी ला था डायरेक्टली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ये क्यूरी वीज ला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब क्यूरी टेम्परेचर। तो साई की जब अपोजिट हटाओगे तो C अपार T माइनस कितना, एक ही बाकी सब कुछ वही है, वहाँ T था, यहाँ पे T माइनस कितना हो गया बेटा T माइनस TC। वहाँ पे भी C क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी कांस्टेंट था, यहाँ पे C क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक है। T गिवन टेम्परेचर है, TC आपका कौन सा है, क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक। चलिए इतना कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा क्वेश्चन इस पे। अब इस पे अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, साई और T के बीच में रिलेशन अगर निकालते हैं, ग्राफ साई एंड किसके T के लिए रिलेशन निकालते हैं बेटा, इसमें ऐसे झुक जाता है। ये TC है, ये कैसे है TC, लिख बना लीजिएगा। टेम्परेचर राइज करने पे हमारा क्या होगा, साई की वैल्यू डिक्रीज करेगी अबव TC। T कैपिटल T इधर रहेगा, कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो, कुछ भी ले लो यार, कैपिटल T कैपिटल लिखिए, कैपिटल लिखिए, यहाँ रिलेशन गेट में लेते हैं। तो ये हो गया बेटा क्यूरी लॉ ऑफ क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कैसे आपका एक दूसरे को रिलेट करता है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिलेशन डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा अगला हेडिंग, हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस HYSTERESIS। इसलिए कहते पढ़ के आया करो तो स्पेलिंग तो कम से कम याद रहेगा। हिस्टेरेसिस HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस कर्व हो गया। देखो जब हम लोग बेटा क्या I और H के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा किया जाता है, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो देखो जो भी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब उसे मैग्नेटाइज करते हैं, क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करने का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव कर देते हैं बेटा, तो क्या कंप्लीटली वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता। इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेनिंग बची रहती है। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी आपकी बची होती है, ठीक, क्या जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची होती है आफ्टर रिमूवल ऑफ क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, उसी को टर्म देते हैं रिटेंटिविटी। क्या टर्म देंगे उसे, रिटेंटिविटी। अब आप पहले अपने से कंपेयर कर लो, जैसे अभी हम समझा रहे हैं आपको, तो हम कर रहे हैं आपको एज ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम। क्या कर रहे हैं आपके लिए, एज ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम कर रहे हैं। अब चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, ठीक, आप सीख रहे हो। अभी जब क्लास ओवर हो जाएगा, ओवर होने के बाद जितनी चीज़ें आपके पास बची रही, मतलब जितना जो आपने समझा है, जितना आपने रिटेन करके रखा, वो आपकी क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी कहलाएगी, ठीक। अब क्या रिटेंटिविटी सबकी सेम होगी या अलग अलग होगी, सभी लोग की रिटेंटिविटी सेम होगी, अलग अलग होगी। किसकी ज़्यादा होगी, जो दिमाग में रखा होगा, हाँ, जो यहाँ पर होगा, मतलब जो सिंसियरली यहाँ सुन रहा होगा, बैठो, जो सिंसियरली सुन रहा होगा बेटा,
ठीक है, पहले से कुछ पढ़ लिख के आया हुआ होगा, उसकी क्या होगी, ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा उसके पास रिटेल रहेगा। और जो क्या चला तो आया घर से भगाने की वजह से, बट यहाँ पे केवल दिमाग लगाए क्रिकेट मैदान में चल रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो केवल सुन रहा होगा बट अंदर तो कुछ जा नहीं रहा होगा, तो उसकी रिटेंटिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आप अगर सिंसियरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी रिटेंटिविटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और अगर आपका क्या है, नहीं ध्यान दे रहे हैं तो नहीं होगा। क्लास में तो सब कुछ बराबर पढ़ाया जाता है ना, भाई क्लास में सभी लोग बैठे हुए हो, सब कुछ सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है अलग अलग, इनके लिए वो है, उनके लिए वो है, उनके लिए वो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है ना। ठीक, तो सब कुछ सेम पढ़ाया जा रहा है। अब कौन ज़्यादा सीख पा रहा है वो डिपेंड करेगा आपने पहले से कितना अच्छे से पढ़ रखा है और अभी कितने ध्यान से सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें डिपेंड करता है। ठीक है, हम सुनते ध्यान से लेकिन याद कम, सुनते तो ध्यान से लेकिन फिर याद कम होता है। अच्छा, याद कम होता है, काहे लिए घर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं लेकिन कम, पढ़ते हैं कमरे में, देखते हैं बगल में क्या क्रिकेट चल रहा है, बैडमिंटन नहीं सर खेलते रहे वहाँ, खेलते रहे, देखते रहते हैं। वहाँ नहीं, क्रिकेट भी नहीं देखते, हमको खेलना अच्छा लगता है, देखना कम अच्छा। अच्छा, देखना अच्छा लगता है, चलिए ठीक है। तो कंडीशन आपका क्या हो गया यहाँ पे, बेटा बोला गया रिटेंटिविटी की बात, अब सुन लो पहले। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, मटेरियल रिटेन करके रखेगा, उसे कहेंगे रिटेंटिविटी। क्या कहेंगे उसे, रिटेंटिविटी कहा जाता है। ठीक, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो यूजुअली मैग्नेटाइज होते हैं, उनकी रिटेंटिविटी हाई होती है। क्या होती है, रिटेंटिविटी हाई होती है। दूसरा आता है कोर्सिविटी, दूसरा सेकेंड टर्म आता है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी होती है जो आपने रिटेन किया उसको भुलाने में कितना क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, कितना आपको नेगेटिव फैक्टर अप्लाई किया जाए या कितना लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होगी। जैसे कोई लोग जल्दी सीखते हैं, जल्दी भुला देते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते हैं बट लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं, कुछ लोग जल्दी सीखते भी हैं और लॉन्ग टाइम तक याद भी रखते हैं। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया, आप कितने लॉन्ग टाइम तक उसको मेंटेन रखने की आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी कोर्सिविटी कहलाएगी। सीखा कितना जल्दी, वो क्या होगा, आपकी रिटेंटिविटी हुई। कितना क्या लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रख रहे हो, वो उसकी आपकी कोर्सिविटी कहलाएगी। तो मैग्नेटिक मटेरियल में कोर्सिविटी होती है, बोला जाता है द क्या नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड फॉर डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। किसको, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आई है उसको फिर से क्या करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जितना नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे वो कहलाएगी उसकी कोर्सिविटी। अगर कोर्सिविटी हाई है तो ऐसे मटेरियल से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। उन मटेरियल की जिनकी कोर्सिविटी की वैल्यू हाई होती है उससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट डिजाइन करते हैं। जिनकी कोर्सिविटी कम होती है और रिटेंटिविटी हाई होती है उससे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। अपने यहाँ दो ही चीज़ है, एक स्टील और एक सॉफ्ट आयरन। क्या पढ़ते हैं हम लोग बेटा, एक स्टील और एक सॉफ्ट आयरन। स्टील की तुलना में, सॉरी सॉफ्ट आयरन की तुलना में स्टील की जो आपकी होती है वो कोर्सिविटी हाई होती है, इसीलिए परमानेंट जो मैग्नेट बनाए जाते हैं वो किसके बनते हैं, स्टील के। लॉन्ग टाइम तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। तो स्टील की जो कोर्सिविटी होती है वो हाई होती है। किताबों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बेटे, अलग अलग बुकों में। ठीक, बोला जाता है, लोग कहते हैं कि रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन विल बी ग्रेटर देन स्टील। ठीक, या बोलते हैं ऐसे स्टेटमेंट बना देते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर, ठीक है, बट कोर्सिविटी इज लो, वाइल रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज लेसर बट कोर्सिविटी इज हाई। मैथ्स में कई किताबों में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, बट एक्चुअल में होता है बेटा जो रिटेंटिविटी होती है किसकी, सॉफ्ट आयरन की, वो स्टील के रिस्पेक्ट में हाई होती है। स्टील के रिस्पेक्ट में क्या होती है, हाई होती है, बट स्टील की लो नहीं होती है। ध्यान रखेंगे। जैसे कंडीशन क्या कहा जाए, दो लोगों को खड़ा कर दिया, खड़े हो जाए भैया दोनों लोग, ये दो लोग खड़े हैं यार, एग्जैक्ट हो क्या, और पास में आओ। तो इनकी लंबाई किसकी ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी इनकी ज़्यादा दिख रही है, इनके रिस्पेक्ट में 2-4 mm ज़्यादा होंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या हुआ, इनके रिस्पेक्ट में हम कहें कि नॉर्मल हाइट इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, बट अपने यहाँ जो कहते हैं ना छोटे छोटे में कोई नहीं है, अन एवरेज हाइट वाले दोनों हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या हो गया, मतलब दोनों की हाइट कॉमन जो आपकी नॉर्मल हाइट होती है उसके बराबर है, मतलब किसी की कम नहीं है। अभी हम नहीं कह सकते इनकी वाली क्या है, कम है, इनकी वाली बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक, हाँ इनके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। कहानी ऐसे ही स्टील और किसकी, सॉफ्ट आयरन की होती है। सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है वो स्लाइटली ग्रेटर देन स्टील होता है।
ठीक, स्टील से थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट कोर्सिविटी जो आपके स्टील की होती है वो मच ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन होता है। कोर्सिविटी जो स्टील की होती है वो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन से ज़्यादा होता है। किताबों में थोड़ी सी इसी पॉइंट को कंट्रोवर्सी है, लिख दिया गया है रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज क्या, हायर, ठीक, एंड कोर्सिविटी इज लो, बट इसमें स्टील के केस में तो लिख दिया गया है क्या, रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज लेसर वाइल क्या, कोर्सिविटी इज हाई। ऐसा नहीं है, स्टील की रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी बोथ आर हाई। रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी क्या, बोथ आर हाई, ठीक, बट क्या सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी विल बी हाई बट कोर्सिविटी विल बी लो, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है एक्चुअल जो है। तो जैसा आपको ऑप्शन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिएगा यार, ठीक। बट याद रखेंगे रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों ही किसकी, स्टील की हाई होती है। अरे यार हाई नहीं होती तो मैग्नेटाइज ही नहीं होता, मैग्नेटाइज नहीं होगा कैसे रखेगा भाई, आप सीख पाओगे तभी तो लॉन्ग टाइम तक रखने की टेंडेंसी बनेगी। आप सीखवे नहीं किए तो उसको रखेंगे क्या, ठीक। तो उसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों हाई होती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, किताब आपके पास भी होंगे अगर तो कहीं कहीं कंट्रोवर्सी हाई है तो जल्दी से खत्म भी हो जाना चाहिए। नहीं, कोर्सिविटी हाई है तो वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन करे रहेगा साहब, ठीक है। यदि कोर्सिविटी कम है तो जल्दी वो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसीलिए जहाँ टेम्परेरी मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज़ होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के कोर हो गया है, ठीक है, ठीक है। वो जो बेल वगैरह होती है जिसपे पहले टिन टिन बजता था तो म्यूजिक वाला आ गया, ठीक। तो वो कंडीशन वहाँ पे भी टेम्परेरी क्या होता है, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होता है। इसी तरह से ऑटो जो आपके इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह होते हैं वहाँ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी काम करता है। आप कॉटन पे लगाते हैं, कॉटन पे जाके ऑटो कट हो जाता है, तो क्या अब नायलॉन पे लगाते हैं, नायलॉन पे हो जाता है, तो भी वहीं पे बेस्ट होता है, ठीक। सर लेकिन इंस्ट्रूमेंट का असली मजा गाँव में होता है, गाँव पे होता है ना। हमारे गाँव में एक लोग लगाए थे, सभी बच्चे जाके बजाते थे, सभी लोग जाके बजाते थे, परेशान कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया अपना। चलो ठीक, लिखिए बेटा। तो हम लोग लिखते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। अब कहानी समझ में आ गई ना, लिखिए। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल by removing, for ferromagnetic material by removing external magnetic field, by removing external magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था उसको रिमूव करने पे, by removing external magnetic field, the magnetic moment of some डोमेन्स, जो आपका ग्रुप ऑफ, ठीक, जैसे आपने कहा था डोमेन्स, सब डोमेन्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम डोमेन्स remains aligned in applied direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब हटा लेने के बाद भी उसी डायरेक्शन में वो बने रहते हैं, ठीक। इन अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू विच सम रेजिडुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या मैग्नेटिज्म कर लो, ड्यू टू विच सम रेजिडुअल मतलब बचा हुआ जो होगा, सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म takes place in the material, या occurs in the material, जो भी कर लो, takes place in the material. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। अब डायग्राम हम बना देते तब आपको बताते बेटा। जैसे हमने मैग्नेटाइज करना शुरू किया बेटा, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और इसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, आर को बी से भी दिखा लेते हैं। आप मैग्नेटाइज करना शुरू किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना शुरू किया, तो इस तरह से ये क्या इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंड्यूस होती है। लेकिन जब इसको फिर से डीमैग्नेटाइजिंग करते हैं, क्या होती है, इसकी वैल्यू घटाते हैं, तो ये फिर इसको रिप्लेस नहीं करता है,
बल्कि ये ऐसे कुछ पार्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, इस तरह से आपका यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आपका होता है। तो गया था कैसे, ये मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन जब इसको हमने फिर से यहाँ बढ़ाया मैग्नेटाइज फील्ड, आपका मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन मैग्नेटाइज फील्ड जब घटाया हमने जीरो किया तो फिर से दोबारा उसी पाथ को नहीं फॉलो किया, बल्कि किसी अनदर पाथ पे क्या हो रहा है, वो डिमैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये इतना जो पोर्शन आपको मिल रहा है इसी को रिटेंटिविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, रिटेंटिविटी। मतलब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इतना जितना यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी रिटेनिंग रह गई, रिमेनिंग रह गई, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक, दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। और ये जो पोर्शन आपका यहाँ पे है, इतने पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं। अब अगर फिर इतना जो बचा हुआ था उसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो इधर वाला अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इस जो रिटेनिंग का वैल्यू थी उसको जीरो करने के लिए, रिटेनिंग वैल्यू को क्या करने के लिए, जीरो करने के लिए फिर से अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा। इसी वाला जितना ये बचा है इसी को कोर्सिविटी कहते हैं। कोर्सी क्या कहते हैं बेटा, विटी कहते हैं। ठीक, ये कह रहा था हमारा कोर्सिविटी, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन उसमें प्रेजेंट था उसको फिर से डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने अप्लाई किया उसे क्या कहेंगे, सुन नहीं रही, खाली बैठी है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसे, कुछ नहीं कहते ना। ठीक, उसे कोर्सिविटी कहते हैं। हाँ, उंगली खा रही तब से, क्या हो गया उंगली में, मीठा ज़्यादा लग रहा था। हाँ, चलो ठीक, मतलब बेबी वाला भी हरकतें बची हुई हैं। हाँ सर जी, चलो ठीक, बचपना जिंदा तभी जिंदगी जिंदा। अच्छा, रोज जिंदगी जिंदा है ना। हाँ, तो रोज दो चार पत्थर उत्थर मार के सर फोड़ा करो। हाँ? चलो ठीक है, ये सब कहानियाँ खाली भाषण में ही अच्छी लगती हैं, है ना। हो गया बेटा, बनाओ बनाओ। हो गया बेटा, जी सर। चलो ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या होगा, तो ये हो गया रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से बेटा, ठीक है। द लैक ऑफ, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द लैक ऑफ, लैक मतलब कमी, होना, कमी, उस चीज़ को ना कर पाना। ठीक, द लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी, RETRACIBILITY, रिट्रेसेबिलिटी मतलब उसी पाथ को फॉलो ना करना। ठीक, द लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी एज सोन इन फिगर, जो हमने बनाया है, एज सोन इन फिगर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, is called hysteresis and curve is called hysteresis curve। इसी कर्व को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, hysteresis कर्व कहते हैं, and curve is called hysteresis कर्व। याद रहेगा बेटा, जो कर्व है उसे नाम देते हैं hysteresis कर्व। ठीक, और जो आपका लैग है उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस कहते हैं। ठीक, पहला लिखिएगा, हाँ, उस पाथ को फॉलो ना करने की कैपेबिलिटी जो है उसी को क्या कहेंगे आप, हिस्टेरेसिस कहेंगे। हो जाएगा। हाँ, ये आपको गया इधर से बट इधर से आया नहीं, तो ये लैग करके दूसरे रूट से फॉलो कर रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस। और जो कर्व बन रहा है इनके बीच में, आई और एस के बीच में या बी और एस के बीच में, उसे हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप कह लेते हैं। ठीक जी सर। अब टर्म आता है बेटा रिटेंटिविटी, आपको अभी समझाया। ठीक,
रिटेंटिविटी, ठीक। तो जो हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था, ठीक, उसको रिमूव करने के बाद जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहती है, रिटेन रहती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो लिख लीजिएगा रिटेंटिविटी। बहुत ना लिखे, बस एक लाइन वाला 60 रिटेंटिविटी लिखिएगा। द रेजिडुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, the residual magnetic property present in material, residual magnetic property present in material after, present in material after, हाँ मटेरियल जिसमें है, मटेरियल सब्सटेंस जो भी कह लो, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। उसी को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक। क्या कहना है बेटा वो, रिटेंटिविटी कह रहा है, ठीक। दूसरा लिखेंगे कॉर्सिविटी, COERCIVITY, ठीक। देखिए फॉर रिमूविंग द रेजिडुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर रिमूविंग द रेजिडुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, for removing the residual magnetic property in magnetized material, in magnetized material, in magnetized material, हो गया। देखिए the negative value of, निगेटिव वैल्यू कह लो या लिख लो, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड कॉर्सिविटी, इज कॉल्ड कॉर्सिविटी, इज कॉल्ड कॉर्सिविटी। तो उसी को नाम क्या देते हैं बेटा, कॉर्सिविटी कहते हैं। तो जो निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसको रिमूव करने के लिए, क्या चीज़, जो बचा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें थी, जो बची हुई थी, मतलब मैग्नेटाइज करने पे जो उसमें थी, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी आपके क्या निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हो, अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम लोग कह लेते हैं कॉर्सिविटी। क्या कह लेते हैं, कॉर्सिविटी कह लेते हैं, ठीक है जी। IRB मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, EH मैग्नेटाइजिंग फील्ड। EH मतलब बेटा है यहाँ पे, EH जो है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उससे कह लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और I जो है या B जो कह रहे हो, जो मटेरियल में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिनोट करता है, ठीक। कितना उसमें डेवलप हुआ वो IS या B से दिखा रहे हैं, और ये जो हमारा कौन सा है, जो एक्सटर्नल फील्ड लगा के उसको हम लोग मैग्नेटाइज कर रहे हैं या डीमैग्नेटाइज करते हैं, वो होता है, ठीक। बाहर वाला फील्ड मटेरियल का आया, तो ये केस आपका होता है। अब इसके बेस पे हमारा आता है बेटा कंपेरिजन स्टील और किसमें, सॉफ्ट आयरन में। तो जब हम लोग बनाते हैं बेटा, देखिए ग्राफिकल कंपेरिजन एंड हिस्टैरिसीस ग्रुप, अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन क्या स्टील का बनाते हैं तो इस तरह से बनता है बेटा।
एक इसका है आयरन लॉक। ये जो हम लोगों ने बनाया है ये किसके लिए बनाया? स्टील के लिए। ये देख के ग्राफ आपको बताना पड़ता है कौन सा स्टील का है कौन सा सॉफ्ट आयरन का है। और ये जो बनाया है किसके लिए भैया? सॉफ्ट आयरन के लिए। तो देखो सॉफ्ट आयरन वाला रिटेंटिविटी इतनी है, ठीक, और कोर्सिविटी बस इतनी सी है, और स्टील वाला रिटेंटिविटी इतनी है, इससे कम है थोड़ी सी, लेकिन कोर्सिविटी क्या है? काफ़ी लार्ज होता है। तो ये हो गया इधर वाला, ये है सॉफ्ट आयरन, और ये है हमारा किसके लिए? स्टील के लिए। ये हो गया CS कोर्सिविटी स्टील की, और ये हो गया C आयरन की, Fe के लिए, ठीक। और यहाँ पे जब करेंगे अभी जगह नहीं बच रही हमारे पास, ये जो आपका है ये आपकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की होगी, और ये रिटेंटिविटी जो होगी वो स्टील की हो जाएगी, ठीक। तो रिटेंटिविटी थोड़ी सी सॉफ्ट आयरन के रिस्पेक्ट में क्या होती है? कम होती है, मतलब मेल्टाइज जो होता है लेकिन थोड़ा सा स्लोली होगा, ठीक। बट जो रिटेनिंग कैपेबिलिटी होती है बहुत क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। हो जाएगा? तो बना लीजिए, जल्दी करिए। हट जाए। हो गया? जल्दी करिए, लिखिए अगला। अब अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं बेटा किसमें? डाया पैरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक। अब या तो कहिए हम ऐसे ग्रुप में भेज दे, ऐसे पढ़ डालिएगा, समझा देते कुछ पॉइंट जो समझाने वाला है, क्योंकि लिखाने तो बहुत बड़ा है, एक दिन छपवाना ही पड़ेगा, ठीक। तो उसको जो है आपको हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, बेटा वैसे रीड कर दे, समझा दें, जो समझाने वाला पॉइंट है लिख डालिए, और लिखना चाहिएगा तो आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक। लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो आप समझ लीजिएगा ऐसे ही। बोले हेडिंग कर लीजिए घर पे, ठीक। टाइम निकाल के लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, अदरवाइज फिर ठीक है पढ़ तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी फ्री वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम बहुत मेहनत करते हैं, नंबर कम मिलते हैं, मतलब बहुत टाइम देते हैं उसके रिगार्डिंग कम मिलता है, और कुछ होते हैं कि हम कम टाइम देते हैं और ज़्यादा वहाँ से गेन होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसे अभी ये यूनिट जो है स्कोरिंग टाइप के हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। थ्योरेटिकल है, आ रहा तो तुरंत टिक मारे, नहीं आ रहा तो भैया कोई बात ही नहीं है। जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे अभी हम लोग फ्रिक्शन वगैरह पढ़े थे, ठीक है, आपको वहाँ क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं यार। कुछ कंडीशन जो थ्योरेटिकल बनता है तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा लगाने के लिए, तब नंबर मिलेगा। और यहाँ इधर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे विदा बायोलॉजी की तरह क्या एक बार पढ़ा, आ रहा तो यस, नहीं आ रहा तो नो, ठीक। तो कंडीशन आपका जो है वो वाली कहानी रहती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बायोलॉजी आपके 1 घंटे में क्या बायोलॉजी करना और भरना दोनों हो जाना चाहिए, तभी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैनेज होता है। अब कहोगे आधा टाइम बायोलॉजी में देंगे आधा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री देंगे तो कभी ना होगा, ठीक है। तो इसलिए चलो देखो, तो हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या कहते हैं आपका कंपेरिजन किया जाते हैं। तो एक तो कंडीशन आपका हो गया कि जो हमारा कैसा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें पूछा जाता है जो भी हमारा पोजीशन होता है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरा जो होता है जब हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं तो यहाँ पे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन रोटेट होता है, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है,
और जब हम लोग फेरो की बात करते हैं तो आपको बोला गया था क्या, डोमेन की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन जो होते हैं, तो डोमेन फॉर्मेशन की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। डाया में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने कहा पैरा में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब आपने फेरो में कहा तो डोमेन्स की वजह से आपका होता है। ठीक, दूसरा कंडीशन होता है अगर आपका कोई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल का बेटा क्या कोई बार ले लिया जाए, कोई टुकड़ा ले लिया जाए और उसे हम लोग दो बार मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाए, स्ट्रांग मैग्नेट के पोल के बीच में रखा जाए, तो अट्रैक्ट होगा कि रिपेयर होगा? डायमैग्नेटिक है, हाँ, उसको क्या होगा? किसमें रखेंगे? ऐसे कह ले पिन से जोड़ के मुझे हम समझा रहे डायग्राम में। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इससे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का कोई भी ब्लॉक है उसको हैंग कर दिया गया। ठीक, और हैंग करने के बाद इसके सराउंडिंग में एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया गया, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया गया। जब फोर्स इस पर लगाएंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो ये जो स्प्रिंग होगा, ठीक, ये इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, मतलब लंबाई इसकी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब ब्लॉक नीचे क्या करेगा, ठीक, ब्लॉक जो होगा ऊपर की तरफ पुशअप होगा या नीचे की तरफ पुलअप होगा। इनकी वजह से रिपेल होगा थोड़ा हल्का सा तब डाया, तो क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगा पुश्ड अप या पुल्ड अप डाउन, अंदर दबेगा, अंदर दबेगा, नीचे आएगा। और लो अगर इसको रखा जाए तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, कहने का मतलब ये है डायमैग्नेटिक है बेटा। जब डायमैग्नेटिक होगा तो यहाँ पे फील्ड की वजह से इसमें रिपल्सन डेवलप होगा, और डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा उधर मोड शिफ्ट होते हैं जिधर फील्ड की वैल्यू कम हो, क्या हो, कम हो, वीकर हो, तो ये पुल्ड अप हो जाता है, किधर की तरफ शिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ, वीकली थोड़ा सा। ऐसे अगर इसे पैरा ले लिया जाए, डाया था, अगर आप पैरामैग्नेटिक ले लिया जाए, इसे जब रखेंगे ना इस फील्ड में क्या करेगा, एक्सपेंशन, पुल्ड इन होगा, यानी कि ये डाउनवर्ड होगा। ठीक, अगर फेरोमैग्नेटिक ले लिया जाए तो अगर फेरो वाला हो तो स्ट्रांगली क्या होगा, पुल्ड होगा, स्ट्रांगली क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। तो फेरो वाले में वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा और डाया वाले में कैसा रिपल्सन हो रहा है, और पैरा वाले में वीकली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा अगर हम लोग यूट्यूब में सोल्यूशन भर दिया जाए डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, अगर डाया पैरा मैग्नेटिक में क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सोल्यूशंस को यूट्यूब में भर दिया, यूट्यूब मतलब मोबाइल का यूट्यूब, अच्छा जी, यू शेप के ट्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तब का है जब मोबाइल में यूट्यूब नहीं चला करता था, है ना। ठीक, तो उस केस में क्या हो गया, ठीक, बात अगर आप ही देखने बोले बच्चे पहले में यूट्यूब कहाँ आपका दिमाग में गया, है नहीं, मोबाइल। चलो देखो, तो अगर हम लोग सोल्यूशन भर दिया जाए इसमें यूट्यूब में, आपको सोल्यूशन भर दिया जाए और उसके एक जो लिम्ब है, एक जो उसका भुजा जिसे कह लेते हैं, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, यानी मैग्नेट लगा दिया जाए पोल्स नॉर्थ और साउथ, उसमें क्या इफेक्ट होगा, जैसे मान लो कि मान लो हमने बना दिया, ऊपर उठने लगेगा, धंसने लगेगा, तम जाएगा। अब सेम से बनाइएगा, फिर आप छोटा बड़ा थोड़ा हो जाता है, मेजरमेंट करके तो बनाया नहीं जा रहा है। ठीक है, मान लो ये डाया वाला था, ये पैरा वाला है और ये फेरो वाला है, इसमें हम लोगों ने पहले भरा मटेरियल, ये सोल्यूशन है बेटा, ठीक है, क्या है, सोल्यूशन है, तीनों में भर दिया।
क्या किया, एक लिंब के थ्रू हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सप्लाई कर दिया, नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ पोल है दूसरा क्या है आपका साउथ पोल है, ठीक। अब यहाँ भी इसके थ्रू अगर आप क्या करोगे, फील्ड अप्लाई किया जाएगा नॉर्थ साउथ पोल अप्लाई लगा के, तो उस केस में जिस लिंब में, ठीक, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रिंट किया गया है, इसमें बोल रहा था लेवल में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, लेवल क्या करेगा बेटा, फॉल करेगा। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो लेवल विल बी फॉल, इसमें फॉल करेगा, एंड अपोजिट लिंब में क्या होगा, जितना इधर फॉल होगा उतना उधर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक। ये कंडीशन हो गया डायल के। पैरा में जब बात करेंगे बेटा, तो जिधर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स पीछे अप्लाई करेंगे, उधर की तरफ लेवल क्या करेगा, राइज करेगा, थोड़ा क्या करेगा, राइज करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उतना फॉल करेगा, ये इतना डाउन हो जाएगा और इधर इतना अप हो गया। यहाँ पे इतना डाउन हुआ था, इधर की तरफ क्या हुआ था, अप हुआ था, तो ये हो गया डाउन एंड अप। और जब हम लोग बात करते हैं इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बात करेंगे, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर फुल करोगे बेटा, यहाँ पे लेवल जो आपका होता है पैरा के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्या करेगा, राइज करेगा, और दूसरे वाले में जब इधर राइज हो जाएगा बेटा, दूसरे वाले साइड में क्या करेगा आपका, फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे राइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा आपका, फॉल कर जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होते हैं कि अगर आप सोल्यूशन फिल किया जाता है यूट्यूब में, तो उसकी वजह से कैसे आपका राइज या फॉल होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। धागा तार ऐसे फील्ड अप्लाई करने में तार उठने लगता था सीधा, तो उठेगा ही उठेगा। जब आप क्या करेंगे, कोई क्या कैसा है, वो भी इसी हाँ, जो आपने वायर लिया था इसका, तो अगर वो उठ रहा है तो या तो पैरा होगा या तो फेरो मटेरियल होगा, ठीक। और अगर वो डाया आपका मटेरियल का बना होगा तो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ये क्या कुछ कह रहे हैं क्या, अब पूरा हो जाने दीजिए तब पूछिएगा, अभी पूरा हो जाए तो रास्ते में रह जाएगा, क्योंकि भेजना है कल आप लोग इसको क्या करिएगा, पढ़ डालिएगा, ठीक। ये तो कंडीशन आपका ये होता है। इसके बेस पर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा क्या होगा। दूसरी चीज़ें होती हैं आपका, जब हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो उस केस में आई और एच की बात करेंगे, ठीक। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो उस केस में जो आपकी क्या होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, वेरी वीक एंड अपोजिट, बहुत थोड़ा सा डेवलप होगा। और कैसा होगा, अपोजिट में। अगर हम ग्राफ किया जाए आई और एच के लिए, फेरो पैरा डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए अगर आप आई एच ग्राफ खींचेंगे ना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये यहाँ पे वीकली कैसा होगा, नेगेटिव में डेवलप हो रहा है, मतलब अपोजिट हम सिखाना चाह रहे इधर और सीख रहे हैं कुछ और, ठीक। तो कहानी क्या होगी, अपोजिट वाली होगी, ठीक। और जब पैरा वाला रहेगा तो पैरा क्या होगा, ये वीकली उसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। और जब हम लोग बात करेंगे इसका फेरो का, स्लोप बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ लार्ज हो जाता है, क्या होगा, आपकी वैल्यू जो होगी वो पैरा की तुलना में क्या हो जाएगी, लार्ज। वहाँ पे इंडक्शन तेजी से होगा, ठीक, समझ गए। पैरा वाला तेजी से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वीकली पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वीकली नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक। ये क्या क्या है, आई और एच की बीच अगर आप हम बात करते हैं, ठीक। दूसरी मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है, साई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई, अभी भेज देंगे तब बना लेना बेटा, समझ लो, भेजेंगे तो बना लेना घर पे, ठीक। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू होती थी साहब, देखो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल में डेवलप होगा, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, पीछे आई ग्राफ बनाया गया था हिस्टैरिसीस ग्रुप पे। तो उस केस में कहा जा रहा है कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, तो जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक थोड़ा बहुत इंडक्शन होगा भी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट मतलब नेगेटिव वहाँ पर इंड्यूस होगा। पैरा होगा तो यहाँ पे वीकली होगा, बाद में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू कैसे होगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम लोग फेरो की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्ज इंडक्शन होगा और वो पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, लार्ज इंडक्शन होगा, और कैसा होगा आपका, वो पॉजिटिव होगा। तो इंडक्शन विल बी लार्ज एंड पॉजिटिव, यहाँ पे इंडक्शन विल बी स्मॉल एंड पॉजिटिव, या इंडक्शन विल बी स्मॉल एंड नेगेटिव, ठीक। तो ये केस आपका होता है डाया पैरा फेरो। दूसरा होता है जब हम लोग साई की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, साई की बात करते हैं,
तो जो साई की वैल्यू होती है यानी कि क्या किसी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, तो साई की वैल्यू जो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बोला जाता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। बट भाई साहब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है उसके अकॉर्डिंग निगेटिव ले लेते हैं, ठीक, बट होता नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो आपके यहाँ जो ग्राफ दिया जाता है वो स्टेट दिया जाता है। अगर साई और टी के बीच ग्राफ बनाते हैं, साई एंड टी ये बनाते हैं, साई एंड किसके बीच में, टी के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलता है, ठीक, ऐसा स्ट्रेट मिलता है। और जब हम लोग किसके लिए बनाएंगे, पैरा के लिए बनाते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी की वैल्यू घटती है। क्या करती है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी घटेगी। इसके लिए जब बनाएंगे तो राइज करने में टेम्परेचर की वैल्यू मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो आपकी होती है इसकी वैल्यू घटती है, ठीक। और जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फेरो की ये बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो इसकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्यूरी टेम्परेचर तक हमारा रिमेंस कांस्टेंट मानते हैं, उसके बाद फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीजमेंट होता है। ये कंडीशन आपका उसके बेस पर दिखा देंगे, हो जाएगा। हाँ नहीं स्लोप तो वही रहती, क्योंकि वो फिर पैरा जैसे बिहेव करने लगेगा ना। अंतर ये है कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद टीसी के बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, और यहाँ पे टीसी से क्या है, इनिशियली शुरू हो जाता है, ये टीसी है इसका, क्यूरी टेम्परेचर के बाद यहाँ पे होगा, ठीक। अब बाकी हाँ वो शुरू से रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाती हैं। बाकी आप क्या करिएगा, भेज देंगे, पढ़ लीजिए, कोई अगर डाउट रहेगा तो पूछिएगा। हाँ बेटा आंसर भूल गए, ठीक, याद भूल गए।